बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, बीमार हैं, अल्लाह आपके मसले हल करे और आपको और आपके प्यारों को सेहतयाबी अता फरमाए। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपसे दरख्वास्त है वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इज़हार रिस्पेक्टफुली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम अलीना है और मैं आज आपके साथ अपनी कज़न के साथ आई हुई बहुत खौफनाक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी दो कज़न्स मारिया और सलमा करीब 12 साल के बाद यूएसए से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। हम बहुत एक्साइटेड थे। बचपन के बाद आज हमारी मुलाकात होने वाली थी 12 साल के बाद। सब बहुत खुश थे। मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे दोनों भाई, हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि मेरे मामू की फैमिली 12 साल के बाद यूएसए से आ रही थी। मामू तो आते रहते थे लेकिन दोनों बहनें बहुत अरसे के बाद आ रही थीं। जैसा मैंने कहा, हम सब बहुत एक्साइटेड थे। वो उनकी फ़्लाइट रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उतरी। हम सब उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए। उनको देखा, सीने से लगाया, बहुत खुशी महसूस हुई। दोनों बहनें थोड़ी सी अजनबियत का शिकार थीं, लेकिन घर आने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो हमारे साथ घुल मिल गईं। और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। 10-12 साल का लंबा अरसा गुजारने के बाद जब आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ी सी अजनबियत का एहसास ज़रूर होता है। लेकिन जैसे ही हमने बचपन की यादें ताज़ा की, बचपन की बातें की, सब में हंसी खुशी फैल गई। सब बहुत खुश हुए कि एक अरसे के बाद मामू की फैमिली हमसे मिलने आई है। यकीनन दूसरे ममालिक से आना इतना आसान नहीं होता। लोगों को अपनी जॉब्स और कारोबार को पेंडिंग करना पड़ता है। इसके अलावा जो जो लोग तालीम हासिल कर रहे होते हैं उन्हें छुट्टियां लेना भी बहुत दुश्वार होता है। लेकिन ये सर्दियों का सीज़न था, इसलिए इनको आराम से छुट्टियां मिल गईं। अमेरिका में शायद आप लोग जानते हैं, यकीनन जानते होंगे, सर्दियों में बहुत शदीद सर्दी पड़ती है, बर्फ़बारी पड़ती है। वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को छुट्टियाँ होती हैं। इसका फ़ायदा उठा के मामू ने सोचा इस दफ़ा सारी फैमिली को मैं पाकिस्तान लेके जाऊँगा। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे मामू तो पाकिस्तान आते रहते थे, लेकिन फैमिली एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आई थी। हम सब ने मिल के खाना खाया और हम खाने से फरागत पाने के बाद मेरी चाय बनाने की ड्यूटी लगी। मैंने सबके लिए बहुत अच्छी सी चाय बनाई। मामू ममानी ममा और पापा के साथ बैठ गए। मैं, मारिया और सलमा और मेरी छोटी बहन सादिया हम अपने रूम में चले गए, चाय के कप थामे हुए। सर्दियों के मौसम में मेरे कमरे के बाहर बहुत खूबसूरत टेरेस था। हमने वहाँ पे अपनी कुर्सियाँ बिछाईं, गर्म शॉल अपने इर्द गिर्द ओढ़ी और वहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी। सलमा ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुई हूँ। हमें यहाँ पे बहुत अरसा पहले आना चाहिए था, लेकिन शायद हमने इस बारे में कभी ध्यान से सोचा ही नहीं। हम यहाँ आके बहुत खुश हैं। आप लोगों से मिल के बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम सब ऐसी बहुत सारी बातें करते रहे। जब लोग वो यहाँ से गए थे, सादिया तो उस वक्त मम्मा की गोद में थी। मेरी और उम्र उस वक्त तकरीबन 8 साल या 9 साल के करीब होगी। मैं, सलमा और मारिया तकरीबन हम उम्र ही थे जब मामू अपनी फैमिली को लेके अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे। हम सब ने कहा अब आपको सोना चाहिए क्योंकि आपका सफ़र बहुत लंबा था और आप यकीनन थक चुके होंगे। मारिया और सलमा ने हमारी बात से इत्तफाक किया। मैं उनको उनके कमरे तक छोड़ आई और शब्बा खैर कह के वहाँ से वापस पलट आई। सो वो सब लेट ही उठे थे क्योंकि सारी रात की थकान की वजह से उन्होंने अच्छी तरह नींद पूरी की। सुबह नाश्ते के टेबल पे हम सब की मुलाकात हुई। मामू ने कहा, मेरा दिल है मैं अपनी माँ से भी मिलूँ। अम्मा से भी मिले तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। उनकी खैरियत भी दरियाफ्त हो जाएगी और मेरा दिल है कि मैं अपनी दोनों बेटियों और बेगम को साथ लेके जाऊँ। मैंने कहा, मामू मैं भी साथ चलूँगी। सादिया बोली, मेरा भी दिल है। अम्मी ने कहा, तुम दोनों वैसे तैयार हो रही हो, वो इतनी दूर से आए हैं, उनको जाने दो, अच्छा टाइम गुजारने दो। मामू ने कहा, नहीं, मैं इन दोनों बेटियों को भी साथ लेके जाऊँगा। मारिया और सलमा का भी वहाँ दिल लग जाएगा क्योंकि ये जाने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आई हैं और गाँव का माहौल देख के कुछ परेशान ना हो जाए। हमारी नानो गांव में रहती थी। मामा फ़ौरन बोली, ठीक है, आप 2-3 दिन यहाँ पे गुजारें, अपनी थकान उतारें, उसके बाद बेशक वालदा से जाके
गांव में मिलें, वहाँ अगर चाहें तो 1-2 दिन रह के आएँ। मामू ने कहा, जी बिल्कुल, मेरा ये प्रोग्राम है, मैं वहाँ पे अम्मी के पास 1-2 दिन गुजारूंगा। अम्मी के पास दूसरे मामू और उनकी फैमिली रहा करती थी। वो एक गांव में रहते थे। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। मारिया और सलमा भी बहुत एक्साइटेड थीं। बचपन के बाद अब ये पहला मौका था कि उन्होंने गांव देखना था। वो तो लाहौर आके इतनी हैरान थीं। लाहौर काफ़ी डेवलप हो चुका था। उनकी हैरत का अंदाज़ा उनकी शक्लों से लगाया जा सकता था। आज जुमेरात का दिन था। मामू की फैमिली, मैं और सादिया, हम सब सुबह सुबह उठ चुके थे। नाश्ते से फरागत पाने के बाद हम सब तैयार हुए और जब घर से बाहर निकले तो धुंध का राज था। मामू ने कहा, ये तो काम बड़ा ख़राब है, यहाँ पे ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा, मामू, धुंध घंटे भर के बाद गायब हो जाती है। हम अगर आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र शुरू करें तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। मेरी तो एक्साइटमेंट ऐसी थी कि मैं ख़तरा मोल लेने के लिए भी तैयार थी। धुंध के बावजूद मैं चाहती थी कि नानों के गांव में जाऊं। सर्दियों में गांव में जाने का अपना ही मज़ा है। मारिया और सलमा के भी यही ख्याल था कि डैड, कोई मसला नहीं है, आप एक बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। डैड फ़ौरन बोले, अब मैं 3 लड़कियों के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकता। ठीक है, सामान वगैरह उठाओ, गाड़ी में रखो, ताकि हम अपने सफ़र की जानब रवाना हो सकें। गांव लाहौर से काफ़ी दूर था। हम तकरीबन 2.5-3 घंटे की मुसाफिर के बाद वहाँ पे पहुँच चुके, और चूँकि रास्ते में धुंध भी थी, इसलिए मामू ने बहुत एहतियात और स्लो गाड़ी चलाई। हम वहाँ पे पहुँचे तो नानो आगे जैसे मुंतज़िर खड़ी थीं। नानो खुद दरवाजे में खड़ी थीं। पहुँचने से 10 मिनट पहले हमने मामू को कॉल कर दी थी कि हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। मामू और नानो दरवाजे पे खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मामू फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकले, अपनी वालदा को झुक के मिले और अपने छोटे भाई को मिले। उन सब के चेहरों पे बहुत सारी खुशियाँ नुमायाँ नज़र आ रही थीं। नानो ने जब मारिया और सलमा को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। उनको बड़ी मोहब्बत से मिली। मारिया बोली, नानो आप दादो, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा, बेटा, एक लंबे अरसे के बाद मैंने आप लोगों को देखा है। ये मेरी खुशी के आंसू हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा आप लोगों से मिलना नसीब किया। जल्दी से अंदर चलो, आप लोगों के लिए खाना तैयार है। मामू ने कहा, ना वालिदा, अभी भूख नहीं है, अभी आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करनी है। फ़ौरन से चाय का बंदोबस्त किया गया। गरम गरम चाय, सर्दियाँ और आग जलते हुए कोयले हमारे सामने रखते गए ताकि हमें सर्दी का एहसास कम से कम हो। वहाँ पे हमारे साथ एक और लड़की का इजाफा हो चुका था, छोटे मामू की बेटी निदा। उसने हम सबको बहुत अच्छे से वेलकम किया, अपने रूम में लेके चली गई। निदा ने बैठते साथ ही हमें किस्से कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी, हाल अहवाल पूछने के बाद। सब जानते हैं, सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है। मगरिब के टाइम सब ने ये डिसाइड किया कि बारबेक्यू का बंदोबस्त किया जाए। मारिया और सलमा दोनों बहुत एक्साइटेड हुई। मामू ने पहले ही सारा इंतज़ाम कर लिया था। बहुत सारे कोयले, उसके ऊपर ताज़ा ताज़ा टिक्के और कबाब बना बना के साइड पर रखे जा रहे थे। जब सब तैयार हो गए, सब ने यह तय किया कि आज सहन में बैठ के खाना खाएंगे। दादू बोली, बेटा, सर्दी बहुत है, कहीं तुम में से कोई बीमार ना हो जाए। लेकिन हम लड़कियों ने कहा, दादू, हम बहुत एक्साइटेड हैं। मामू ने अच्छे खासी आग का बंदोबस्त कर दिया, इर्द गिर्द आग जला दी और रोशनी का भी बंदोबस्त कर लिया। सब ने बहुत मज़े से वहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद मोमानी ने कहा, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप रहने दीजिए। मैं और छोटे मामू की बेटी, हम दोनों चाय बनाने चले गए। चाय से फरागत के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हम पांचों लड़कियां एक ही कमरे में आराम करने के लिए चली गईं। वहाँ पे हमें छोटे मामू की बेटी ने बहुत सारे किस्से सुनाए। उसने कहा, हमारी ज़मीनों से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ पे जन्नात मौजूद है। जब सलमा ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे तो पहले ही ऐसी जगह पे जाने का बहुत शौक़ है। मारिया ने उसे कदरे घूरते हुए कहा, तुम्हारा तो हमेशा दिमाग ख़राब रहता है, भला ऐसी जगह पे कौन जाना चाहता है? तुम्हारा अमेरिका में भी यही काम है, जब देखो हॉन्टेड प्लेसेस की तलाश में लगी रहती हो। सब उसकी बात सुन के हंस पड़े। बोली, तो क्या ख्याल है, फिर सुबह वहाँ जाना चाहिए? सलमा बोली, मैं तो ज़रूर चलूँगी, इस डरपोक मारिया को हम यहीं छोड़ जाएंगे। मारिया ने कहा, हाँ, मुझे तो सुबह सुबह उठने का कोई शौक़ नहीं है, मैं तो अपनी नींद पूरी करूँगी। मैंने भी उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाई। मैंने भी चलने को तैयार हूँ और सादिया भी हमारे साथ चलने को तैयार थी। हमने ये तय किया, हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकल पड़ेंगे। मैं फ़ौरन से बोली, उस टाइम तो धुंध बहुत शदीद होगी। निदा बोली, तुम परेशान नहीं हो, मुझे रास्तों का पता है, हमें यहाँ से तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा पैदल जाते हुए। और वैसे भी गांव के सब लोग जानते हैं, अगर हम ख़वातीन अकेले भी जाएंगी तो कोई मसला नहीं है।
यहाँ पे सब एक दूसरे का बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। हम ये सब सुन के बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के बाद हम अपनी अपनी रज़ाइयों में घुस चुके थे और थोड़ी देर के बाद ही हम नींद के आगोश में जा चुके थे। हम सब में से सादिया सबसे पहले उठी और उसने बारी बारी हम सबको जगाया। हम उठे, ब्रश किया, मुँह हाथ धोया, अपने गर्म कपड़े पहने, अपने इर्द गिर्द शॉल्स ओढ़ी, ग्लव्स पहने और ज़मीनों की जानिब निकल पड़े। सलमा ने जाते हुए मारिया से कहा, देखो यू गोना मिस इट, तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। मारिया हड़बड़ा के दोबारा रज़ाई अपने मुंह में लेके बोली, मैं तुम लोगों की तरह पागल नहीं हूँ, इतनी सर्दी और धुंध में ज़मीनों पे जाऊँ। खैर हम उसको सोता छोड़ के घर से बाहर निकल पड़े। बाहर देखा तो दादो सहन में बैठी हुई थीं और आग जला के तापने में मसरूफ़ थीं। दोनों मामू भी दादो के पास बैठे हुए थे। वो सब नाश्ता करके अभी फ्री हुए थे। उस वक्त तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम था। दादो ने हम चारों लड़कियों को देखा तो फ़ौरन बोल पड़ी, इस सुबह सुबह मेरी शहज़ादियाँ कहाँ जा रही हैं? निदा बोली, अम्मा जी मैं इनको ज़मीनों पे घुमाने ले जा रही हूँ। मामू बोले, बेटा कोई मर्द साथ होना चाहिए। छोटे मामू बोले, भाई साहब आप परेशान नहीं हो, आप बहुत अरसे के बाद आए हैं, लेकिन हमारा पूरा गांव घर की मानद है, सबको पता है एक दूसरे की बच्चियों का बड़ा ख्याल रखते हैं। मामू ये सुन के मुतमईन हुए और कहा, जल्दी वापस आ जाना। हम चारों फ़ौरन घर से निकल पड़े। बाहर निकले तो शदीद धुंध थी और दूसरे हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। नैदा बोली, तुम सब मेरे पीछे पीछे चलते रहो। हम रास्ते में बड़ी खुशगपियाँ लगाते रहे। सलमा की एक्साइटमेंट का तो कोई हाल ही ना था। वो बार बार पूछ रही थी आखिर वो हवेली कितनी दूर है। तकरीबन 35-40 मिनट चलने के बावजूद निदा ने कहा, हवेली यहाँ से करीब 5 मिनट दूर है, धुंध की वजह से शायद तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन अगर हम यहाँ से सीधा रास्ता चलें तो हवेली हमारी बाएं जानब आ जाएगी। हमने समझा था कि धुंध थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगी, लेकिन जब हम ज़मीनों पे पहुँचे तो वहाँ इतनी शदीद धुंध थी कि करीब खड़े हुए हम एक दूसरे को भी ना देख पा रहे थे। क्योंकि वो खुली जगह थी, हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा था, दरख्त थे और फसलें उगी हुई थीं, इसलिए शायद धुंध बहुत ज़्यादा थी। निदा ने हमें कहा, चलो आओ हम उस हवेली की जानिब चलते हैं। मैं और सादिया दोनों डर गए। मैंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो या वो मजाक था? निदा ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उस हवेली के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे जन्नात का बसेरा है। वहाँ पे लोग कम ही जाते हैं, बहुत सारे लोग अगर जाएं तो वहाँ पे टोलियों की सूरत में जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा हम भी 4 लोग हैं, हमें क्या होगा। खैर उन्होंने दोनों ने हमारा हाथ पकड़ा और हम उनके साथ हो लिए। थोड़ी देर के बाद हम हवेली के बिल्कुल सामने खड़े थे। हवेली बहुत पुरानी मालूम पड़ रही थी। ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी हवेली थी जिसकी दीवारें और बहुत सारी जगह टूटी हुई थी। सलमा बोली, चलो अंदर चल के देखते हैं। मैंने फ़ौरन सलमा का हाथ थाम लिया। मैंने कहा, देखो सलमा, मुझे पता है तुम ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत एक्साइटेड हो और ऐसी जगह तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मशवरा मानो तो बाहर से ही देख लो, अंदर जाना काफ़ी रिस्क होगा। सलमा ने कहा, नहीं मैं तो अंदर जाकर ज़रूर देखूंगी। जन्नात वगैरह मैंने आज तक नहीं देखे। मैं अमेरिका में भी काफ़ी हॉन्टेड प्लेसेस पे गई हूँ जो काफ़ी मशहूर थी, लेकिन मुझे आज तक किसी जगह जन्नात का कहीं भी एहसास नहीं हुआ। मैं ये मौका हाथ से कभी नहीं जाने दूंगी। निदा ने कहा, हाँ सलमा ठीक कह रही है, हमें अंदर जाके चेक तो करना चाहिए, आखिर ये बात सच भी है कि नहीं। खैर हम दोनों ने हिम्मत करके उनके साथ जाने का इरादा कर लिया। हम कभी ये नहीं चाहते थे कि सलमा और निदा अकेली हवेली के अंदर जाएं। हम चारों लड़कियों ने अल्लाह का नाम लिया और हवेली के अंदर दाखिल हो गई। हवेली हमने काफ़ी घूम फिर के देखी। अंदर काफ़ी अंधेरा था। हमने जाते हुए आते हुए अपने साथ एक टॉर्च एहतियातन रख ली थी, क्योंकि हमें निदा को मालूम था कि इस वक्त हवेली में काफ़ी अंधेरा होगा। एक तो धुंध बहुत ज़्यादा है और ऊपर से यकीनन हवेली में रोशनी का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। हवेली के कुछ कमरों में कुछ लकड़ियाँ जली हुई पड़ी हुई थीं, जैसे कोई लोग रात को यहाँ पे आते होंगे। सलमा फ़ौरन बोली, देखो अगर तो यहाँ पे जिन्नात होते तो कोई भी रात को यहाँ पे आके लकड़ियाँ जला के आग ना सेकता। यकीनन ये सब अफवाहें हैं। अभी सलमा अपनी बात मुकम्मल करके चुप ही हुई थी कि हमें थोड़ी दूर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। हम चारों फ़ौरन से डर गईं। हमने कहा, आखिर ये कैसी आवाज़ है? हमारे अलावा भी क्या कोई यहाँ मौजूद है? निदा बोली, शायद हमारे अलावा भी कोई इस हवेली में घूमने आया हो। हम चारों ने खामोशी से दोबारा आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई आवाज़ ना आई। मैं बदस्तूर उन तीनों से कह रही थी, हमें यहाँ से फ़ौरन चलना चाहिए। आखिर वो मेरी ज़िद पे हार गए और हवेली से बाहर आ गए। अभी हम हवेली से बाहर ही निकले थे कि सलमा अपना सर पकड़ के बैठ गई।
उसे एक शदीद चक्कर आया था और बहुत ज़र का सर में दर्द उठा था। हम सब ने उसको पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, जैसे मैंने हवेली से बाहर कदम रखा मुझे एक बहुत ज़ोरदार चक्कर आया और ऐसे लगा जिससे मेरे दिमाग की शरेयानें फट जाएंगी। तकरीबन 10-15 सेकंड के बाद वो उठ खड़ी हो गई और उसकी हालत बिल्कुल मामूली थी। निदा ने कहा, हमें यहाँ से फ़ौरन चलना चाहिए, तुम्हारी खुदा न खास्ता तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। सलमान ने उससे बात इत्फाक़ करते हुए वापस जाने का इरादा किया। हम थोड़ी देर के बाद घर पहुँच गए। हम सब कमरे में जाके बैठ गए। सलमा फ़ौरन ही जूते उतार के बिस्तर में चली गई, अपने ऊपर रज़ाई ली और करवट लेके लेट गई। थोड़ी देर के बाद सलमा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उसके जिस्म में शदीद अकड़ाव पैदा होना शुरू हो गया। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। वो बार बार कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह मेरा सर फट जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना शदीद दर्द कभी महसूस नहीं किया। उसकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। सब उसके करीब बैठे हुए थे। बड़े मामू यानी कि सलमा के फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने छोटे मामू से पूछा, क्या गांव में कोई डॉक्टर है? उन्होंने कहा, जी भाई, यहाँ पे गांव में हुकूमत की डिस्पेंसरी है जहाँ पे काफ़ी मुस्तनद डॉक्टर बैठते हैं। हम चलते हैं, उम्मीद है अब तक वो वहाँ पे आ चुके होंगे। जब उन्होंने सलमा को उठने का कहा तो उसने कहा, मेरे में तो कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एक एक कदम एक एक मन का भारी है। उसके फादर ने कहा, बेटा डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, आपको लगता है शदीद सर्दी लग गई है। खैर वो हिम्मत करके उठे। दोनों मामू सलमा को साथ लेके डिस्पेंसरी के पास डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने फ़ौरन से उसका तिब्बी मुआयना किया और कहा, बच्ची को सख्त सर्दी लग गई है, आप परेशान नहीं हो, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने ज़रूरी अद्वियात दी और कहा, बच्ची को जाके सर्दी से बचाएं और ज़रूरी एहतियात बताएं। जैसे ही सलमा को घर लेके आए तो सलमा की तबीयत बड़ी सख्त ख़राब थी। उसने अपना सर बांधा हुआ था। ममानी ने उसके लिए चाय और अंडे उबाल के दिए। उसने बमुश्किल आधा कप चाय पिया और आधा अंडा खाया होगा। उसने कहा, मुझे ऐसा है जैसे अभी वॉमिट आ जाएगी। मामू बड़े सख्त परेशान थे। उन्होंने दादू से कहा, अम्मा जान, मेरे ख्याल में हमें यहाँ से चलना चाहिए, बच्ची की तबीयत सख्त ख़राब हो रही है, मैं इसे शहर ले जाके किसी अच्छे से अस्पताल में दिखाना चाहता हूँ। दादू ने कहा, हाँ बेटा, तुम अपनी बेटी को ज़रूर लेके जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मामू ये सुन के काफ़ी मुतमईन हुए कि अपनी वालदा को साथ ले जा रहे हैं। बड़े मामू ने सब कुछ जल्दी से तैयार होने का कहा। हम फ़ौरन तैयार हुए और वहाँ से निकल पड़े। तकरीबन 3.5-4 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लाहौर अपने घर के सामने खड़े थे। मामू ने फ़ौरन से हम सबको अंदर भेजा और मेरे फादर और मामू दोनों हमने घर इतला कर दी थी। सलमा को लेके हॉस्पिटल पहुँच गए। सलमा का काफ़ी देर तक तिब्बी मुआयना होता रहा, काफ़ी एक्सरेज होते रहे, लेकिन डॉक्टर्स को किसी किस्म की बीमारी की कोई तशख़ीस ना मिली। आखिरकार डॉक्टरों ने भी यही समझा कि शायद इसको सर्दी लग गई है। उन्होंने भी कहा, इसकी एहतियात करें, उम्मीद है 2-3 दिन में इसकी हालत बहाल हो जाएगी। हालत ठीक होने के बजाय मज़ीद बिगड़ना शुरू हो गई। सलमा को तो जैसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। हर थोड़ी देर के बाद उसके हाथ पांव मुड़ जाते थे। आंखों से जैसे टूटी जिस तरह खुल जाती है, इस तरह पानी निकलना शुरू हो जाता था। उसकी हालत देख के हम सब काफ़ी परेशान हुए। उसके हाथ पांव का मुड़ना और एक दफ़ा तो उसके मुंह से अजीबोगरीब मर्दाना आवाज़ भी सुनने को सुनाई दी। हम ये सब देख के काफ़ी खौफज़दा हुए। मामू ने कहा, आखिर मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है? एक दिन सुबह हम सब नाश्ते की टेबल पे नाश्ता कर रहे थे। सलमा अभी सो रही थी। दरवाज़ा खुला। सलमा जब बाहर आई तो उसकी हालत अजीबोगरीब हुई हुई थी। उसके बाजू पे पंजों के निशान थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके बाल उड़े हुए थे। आंखें सुर्ख हुई हुई थीं और वो अजीबोगरीब आवाज़ में गर्राती हुई अपने कमरे से बाहर निकली थी। हम सब उसको देख के काफ़ी खौफज़दा हुए। मामू फ़ौरन अपनी बेटी की जानिब भागे। जब वो सलमा के करीब पहुँचे तो सलमा ने एक ज़ोरदार धक्का दिया और मामू करीब लुढ़कते हुए दीवार से जा लगे। उनका सर दीवार से टकराया और वो कराते हुए उठ के खड़े हो गए। सलमा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? बेटा, तुमने अपने फादर को धक्का क्यों दिया? वो आगे मर्दाना आवाज़ में बोली, ख़बरदार मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। ये सब हालात देख के हम सब बहुत परेशान हुए। दादू ने फ़ौरन कहा, लगता है इस बच्ची पे किसी जिन का असर हो गया है, हमें इसे किसी पीर फ़कीर या किसी दम वाले से मिलवाना चाहिए। ये डॉक्टरी इलाज तो कतई तौर पे नहीं है। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा उठ के मामू की हेल्प करें। बाबा उठे, उन्होंने मामू की हेल्प की और दोनों ने सलमा को मजबूती से पकड़ के कमरे में जाके बिठा दिया।
मजबूरन उसके पाँव और हाथ बांधने पड़े। ये देख के काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मारिया बुरी तरह डरी हुई थी कि उसकी बहन के साथ आखिर क्या हो रहा है। वो बुरी तरह रो रही थी। दादो, मामू, मेरे बाबा, मेरी मम्मा, ममानी एक जगह बैठे हुए थे। उन्होंने हम सबसे पूछा आखिर क्या माजरा है। मैंने सारी तफसील बता दी। जब हम ज़मीनों पे गए, वहाँ पे जो हॉन्टेड हवेली है, हम उसके अंदर गए। अंदर हमें कुछ गिरने की आवाज़ आई तो हम फ़ौरन बाहर आ गए। जैसे ही हम हवेली से बाहर आए तो सलमा के सर में शदीद दर्द उठा, चक्कर आए और ज़मीन पर बैठ गई। उसके बाद हम फ़ौरन घर आ गए। तब से इसकी हालत मुसलसल ख़राब हो रही है। जब दादू ने ये सुना कि हम हवेली में गए थे तो उनको बहुत शदीद गुस्सा आया। आखिर ये तुम्हें किसने कहा था? मैंने बिल्कुल निदा का नाम ना लिया, वरना उसकी शामत आ जाती। मैंने कहा दादू, हमने सुन रखा था कि वहाँ पे जिन्नात होते हैं, हमने सोचा था ये सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन दादू बोली, देखा इसका असर तुम्हारी बहन सलमा पे हो गया है, उसकी हालत ख़राब हो गई है। खैर, मेरे बाबा ने जल्द अज जल्द एक बहुत बड़े आलिम का पता किया। उनसे रब्ता करने के बाद सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया और कहा क्या हमारे घर आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे आके ले जाएं, मैं आके सारा मामला देख लेता हूँ। आलिम साहब जब घर आए और सलमा के पास बैठे तो वो देख के बड़े सख्त परेशान हुए, फ़ौरन कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने मामू को बताया आपकी बेटी पे एक शदीद जिन का साया है, उसने इसको बुरी तरह जकड़ा हुआ है और इसको बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपने देखा होगा कि इसके बाजुओं पे, इसके माथे पे और टांगों पे बुरी तरह पंजों के निशान हैं और बच्ची के कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं। अगर हमने इसका फौरी तौर पे इलाज ना किया, या तो इसका दिमाग ख़राब कर देगा या इसको जिस्मानी तौर पे बिल्कुल मफलूज कर देगा। यह आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मेरे मामू ने आलिम साहब के सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा, आप जो मांगेंगे मैं आपके कदमों में डाल दूंगा। बराए मेहरबानी मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लें। आलिम साहब ने कहा 3 दिन मुझे एक अमल करना पड़ेगा, मैं अल्लाह पे बड़ी उम्मीद रखता हूँ, इंशाल्लाह आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। आलिम साहब मुसलसल 3 दिन हमारे घर आते रहे। तीसरे दिन जब वो सलमा के साथ कमरे से बाहर निकले तो सलमा का चेहरा हशाश मशाश था। सलमा मेरे मामू के सीने से लगी और फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। मामू भी फरते जज्बात से रो रहे थे। उन्होंने आलिम साहब का हाथ बाकायदा पकड़ते हुए चूमा। उन्होंने कहा मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। बोले बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बेटा अगर कुछ कर सकते हो तो हमारा एक मदरसा बन रहा है, उसके लिए अगर कुछ इमदाद करना चाहो तो कर दो, मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। मामू माशाल्लाह काफ़ी अमीर हैं। उन्होंने आलिम साहब के मदरसा के लिए 10 लाख रुपए डोनेट किए। आलिम साहब ने उन्हें बहुत सारी दुआएं दी और वहाँ से रुखसत हो गए। दोबारा से ये डिसाइड हुआ कि हम कभी भी उस गांव की उस हवेली में नहीं जाएंगे। दादों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हम हंसी खुशी अपना वक्त गुजारना शुरू हो गए। ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक करना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।